हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी एजुकेशन पर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ रहे हैं, उसमें कई सारे टॉपिक्स हम लोगों ने देख लिए हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो के बारे में हम लोग बात कर चुके थे कि पॉइजन्स रेशियो जो है वो म्यू इज इक्वल टू माइनस लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है। लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अच्छा, एक बात और बताते हैं कि सपोज अगर ये एक बार है, इस बार में इस तरह का है, इस पे हम लोड P लगा रहे हैं। जब लोड P लगा रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तो हो गई एप्सिलॉन एक्स। एप्सिलॉन एक्स क्या हो गई यहाँ पे? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। सपोज ये एक्स डायरेक्शन है, अगर ये क्या है एक्स डायरेक्शन है, ये है वाई डायरेक्शन और ये है जेड डायरेक्शन। तो लेटरल स्ट्रेन जो है वो कौन कौन सी हो जाएंगी? वो हो जाएंगी अपनी एप्सिलॉन जेड और एप्सिलॉन वाई। ये दो स्ट्रेन्स जो हो जाएंगी ये हो जाएंगी लेटरल स्ट्रेन। सही बात है, कल भी हम लोगों ने देखा था। तो आज हम देखेंगे, सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है, एसएससी जेई के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया है कि जो रेंज है पॉइजन्स रेशियो की वो कितनी होनी, मतलब कितनी होती है। तो याद रखिए हमेशा कि जो पॉइजन्स रेशियो है वो मैक्सिमम 0.5 हो सकता है, वैल्यू जो है वो 0.5 हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू जो है दैट वुड बी 0। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा केस है ये वाला, कई बार पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, या जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें भी पूछ लिया जाता है कि कॉर्क जो होता है, कॉर्क उसका पॉइजन्स रेशियो कितना होता है। तो ये हमेशा याद रखना है कि कॉर्क का जो पॉइजन्स रेशियो है वो 0 होता है। एक अकेला ऐसा मटेरियल है जिसका पॉइजन्स रेशियो 0 होता है। अच्छा, पॉइजन्स रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है, अभी थोड़ी देर में ये बात हमको समझ में आने वाली है एक एग्जाम्पल से। देखिए, हमने कहा कि भैया एप्सिलॉन एक्स जो है वो लेटरल स्ट्रेन है, और एप्सिलॉन एक्स लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, और एप्सिलॉन वाई क्या है? लेटरल स्ट्रेन। मतलब अगर मैं कहूं कि अगर एप्सिलॉन एक्स लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आ रहा है पिक्चर में, तो लेटरल स्ट्रेन कितना आएगा? लेटरल स्ट्रेन आएगा माइनस म्यू एप्सिलॉन वाई डायरेक्शन वाला जो लेटरल स्ट्रेन होगा, और जेड डायरेक्शन वाला जो लेटरल स्ट्रेन होगा दैट वुड बी माइनस म्यू एप्सिलॉन जेड। ओके, ऑलराइट। अब देखो, अगर मैं कहूं कि म्यू की वैल्यू 0.5 है, सपोज अ मटेरियल व्हिच इज हैविंग पॉइजन्स रेशियो इक्वल टू 0.5, देन इसी ब्लॉक को मैं मान लेता हूं कि भैया ये ऐसे मटेरियल से बना है जिसका पॉइजन्स रेशियो कितना है? 0.5। देखो यहां पे मैंने पॉइजन्स रेशियो की कुछ वैल्यूज लिख दी हैं। ये रबर हो गया, क्ले हो गया, पैराफिन हो गया या वैक्स हो गया, इनका जो पॉइजन्स रेशियो है ये 0.5 होता है। देखना, अगर हमने म्यू की वैल्यू 0.5 रखी, और एक बात मैं बता दूं कि एग्जाम में डायरेक्ट ये वैल्यूज भी आती हैं, पूछी जाती हैं सीधे। जितने ये वैल्यूज लिखी हुई हैं ये सारी वैल्यूज के, इन सबका जो है पॉइजन्स रेशियो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये बेसिकली होना क्या चाहिए, ये हमको रटा होना चाहिए। लेकिन रटने के लिए एक फील इंपॉर्टेंट है पॉइजन्स रेशियो की, जो हम यहां से जब आपको बताएंगे उसके बाद आप कई सारी चीजें खुद ब खुद महसूस कर पाओगे और एक एनालाइज कर सकते हो। अगर एग्जाम में नहीं भी आता है, रटा है देन इट इज फाइन, लेकिन रटने का भी एक तरीका है कि भाई ऐसा क्यों होता है, आपको फील आएगा। सुनना, म्यू की वैल्यू हो गई 0.5। जब म्यू की वैल्यू 0.5 हुई उस स्थिति में एप्सिलॉन वाई कितना हो गया? सॉरी, यहां पे एप्सिलॉन वाई जो है वो हो गया म्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स, माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स, और एप्सिलॉन जेड भी हो गया माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स। यहां पे जो लिखा था वो गलती से लिख गया था। तो म्यू देखो, अब अगर मैं कह रहा हूं कि म्यू 0.5 है तो वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप हो रही हैं वो कितनी होंगी? 0.5 एप्सिलॉन एक्स, और जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप हुई है लेटरल स्ट्रेन वो भी कितनी हो जाएगी? 0.5 एप्सिलॉन एक्स।
मतलब कि जितनी स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में थी उसकी हाफ स्ट्रेन जो है वो वाई डायरेक्शन में डेवलप हो रही है और उसकी हाफ स्ट्रेन जो है वो जेड डायरेक्शन में डेवलप हो रही है। मतलब कि अगर नेट कुछ एप्सिलॉन है, लॉन्गिट्यूडिनल की वैल्यू एप्सिलॉन है, तो एक्स वाई और जेड की कितनी हो जाएगी, हाफ एप्सिलॉन। मतलब कि यहां पे हाफ से ज्यादा लेटरल स्ट्रेन डेवलप नहीं होगी, जितना लॉन्गिट्यूडिनल होगा उसका हाफ ही मैक्सिमम लेटरल स्ट्रेन डेवलप हो सकती है किसी कंपोनेंट में, उससे ज्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो पॉइजन्स रेशियो है उसकी वैल्यू ही 0 से 0.5 तक वेरी कर रही है, 0 से 0.5 तक लाई कर रही है। अब देखो रबर का केस अगर ले, सपोज रबर को हम पुश कर रहे हैं, रबर को हम सपोज लॉन्गिट्यूडनली डिफॉर्म कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, एप्सिलॉन एक्स की कुछ वैल्यू होगी और एप्सिलॉन वाई की वैल्यू जस्ट हाफ होगी एप्सिलॉन एक्स की। आप समझ पा रहे हैं? ऐसे ही सेम जेड के केस में होगा। मतलब रबर को जब हम खींचते हैं तो हमको दिखता है यार एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन जो है वो हम देख पाते हैं अपनी आंखों से। जब ये खींच रहे हैं तो ये जो है अंदर जा रहा है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है यहाँ भी आ रहा है स्ट्रेन का और ये भी आ रहा है स्ट्रेन का। ठीक, अच्छा अब सोचो कंक्रीट है, जैसे रबर का हमने इतना एक रबर का बार जैसा लिया, उसको खींच रहे हैं तो उसमें हमको डिफॉर्मेशन ये मिला, स्ट्रेन मिला और इधर हमको लेटरल स्ट्रेन मिल गई। ऐसे ही ये कंक्रीट का हमने बना लिया कंपोनेंट, सेम रबर के ही साइज का सब कुछ। अगर हमने कंक्रीट का कंपोनेंट बनाया तो देखो कंक्रीट का जो पॉइजन्स रेशियो है वो 0.1 से 0.2 है। मतलब क्या हो गया कि अगर डिफॉर्मेशन एक्स डायरेक्शन में कुछ हो रहा है तो जो वाई डायरेक्शन या लेटरल डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन होगा वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20% हो सकता है केवल इसका। जो डिफॉर्मेशन सपोज यहाँ 100 स्ट्रेन डेवलप हो रहा है तो यहाँ पे जो स्ट्रेन डेवलप होगा दैट वुड बी 10 to 20। और समझ में भी आता है भाई, कंक्रीट में उस तरह का सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेन वी विल नॉट गेट दैट मच अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन इन कंक्रीट कंपैरेटिव व्हेन इट इज कंपेयर टू रबर। क्लियर? अच्छा, तो ये बात ये फील करने वाली बात है, दैट इज व्हाई मैं कह रहा था कि पॉइजन्स रेशियो जब हम पढ़ेंगे तो फील करेंगे। इसके बाद देखो मेटल्स के लिए क्या है, सेम वही मेटल्स जैसे कंक्रीट जो है हमको महसूस होता है कि यार कंक्रीट में डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, अगर इधर होगा तो इधर बहुत कम होगा लेटरल। वैसे ही मेटल के लिए कितनी होती है वैल्यू, 0.25 से लेकर 0.33 तक, या कह दीजिए 1/4 से लेकर के 1/3 तक जो है वेरिएशन मेटल में होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए ये क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। एसएससी जेई के तो बहुत मतलब एक्चुअली देखिए एसएससी जेई में होता क्या है, आई थिंक एसएससी जेई में 200 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 100 क्वेश्चन जो होता है वो नॉन टेक्निकल होता है। जनरल स्टडीज का एक मतलब 50 मार्क्स का सेक्शन होता है और 50 मार्क्स का होता है रीजनिंग का। 100 मार्क्स जो होते हैं दैट 100 मार्क्स वो होते हैं आपके कोर मैकेनिकल के या कोर सिविल या कोर इलेक्ट्रिकल के। ठीक, तो जो मैकेनिकल वाला पार्ट है उसमें बहुत कम टाइम होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। आप समझ पा रहे होंगे? तो आई थिंक 2 घंटे में 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने होते हैं, निकालने होते हैं। तो एसएससी जेई में जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं देख करके टिक लगाने वाले, इनमें कमी या गलती नहीं होनी चाहिए। जो क्वेश्चंस जिनमें हमें क्या करना है कि उन क्वेश्चंस में हमको काफी सारा कैलकुलेशन करना है यार, तो वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर यहां पे हमने टाइम लगाया इस क्वेश्चन को करने में तो यकीन मानिए कि जो कैलकुलेशन करने वाले क्वेश्चंस हैं उनमें हम पीछे हो जाएंगे और पेपर जो है वो छूट जाएगा। ट्रस्ट मी, एग्जाम छूट जाता है लोगों का। तो इसलिए इन वाले पार्ट्स में जो क्वेश्चंस पूछे, जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स में निश्चित तौर पे आपको ये रटे होनी चाहिए, ये सब चीजें रटी होनी चाहिए। मल्टीपल टाइम जब रिवीजन होगा उस स्थिति में ही ये पॉसिबल है। एल्यूमिनियम के लिए जो वैल्यू होती है दैट इज 0.33, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टील के लिए देख लीजिए 0.27 से लेकर के 0.3 तक होती है, रटना है। कास्ट आयरन के लिए 0.2 से लेकर के 0.3 तक होती है। कॉर्क के लिए जो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू है वो 0 है। अच्छा, अब एक बात समझिए, मैंने कहा कि पॉइजन्स रेशियो 0 हो गया किसी कंपाउंड, किसी मटेरियल के लिए। कौन सा मटेरियल है? कॉर्क है। जब पॉइजन्स रेशियो 0 हो गया तो लेटरल स्ट्रेन एप्सिलॉन वाई थी और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एप्सिलॉन एक्स था।
अच्छा एक बात बताइए, लेटरल स्ट्रेन कितना आ गया जब पॉइजन रेशियो 0 है? When Poisson's ratio is 0, lateral strain will also be equal to 0. मतलब क्या हुआ कि हम यहां लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में अगर डिफॉर्मेशन पा रहे हैं, कॉर्क एक ऐसा मटेरियल है जिसके लेटरल डायरेक्शन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। मतलब अगर हम कंपोनेंट को खींच रहे हैं जो कॉर्क से बना हुआ है, उसमें डिफॉर्मेशन आया लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में, लेकिन अभी तक हम क्या पढ़ते थे कि लॉन्गिट्यूडिनल में जब आएगा तो लेटरल स्ट्रेन जरूर आएंगी, और वो लेटरल स्ट्रेन डिपेंड करती थी पॉइजन्स रेशियो पे। लेकिन यहां क्या हुआ कि पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू 0 है, इस वजह से लेटरल स्ट्रेन नहीं डेवलप होंगी, लेटरल डायरेक्शन में कोई भी डिफॉर्मेशन हमको नहीं मिलने वाला है। तो ये कॉर्क की एक बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है। अभी थोड़ा सा और समझेंगे। कॉर्क की बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है। वो कैसे है? वो इस तरह से है कि कॉर्क का यूज किया जाता है बॉटल्स के कैप बनाने में, बॉटल्स की ढक्कन बनाने में कॉर्क का यूज किया जाता है। हाई प्रेशर फ्लूइड होता है, सपोज कोई फ्लूइड है जो हाई प्रेशर पे है, लिक्विड हो सकता है, ठीक, तो वो सपोज देखिए जैसे एक बॉटल है, ये एक बॉटल है। इस बॉटल का हमने इस बॉटल को क्या किया, इसमें हाई प्रेशर पे फ्लूइड भरा हुआ है, हमने क्या किया, यहां पर कॉर्क का कैप लगा दिया, ये कॉर्क का कैप बना दिया, और इसको जो है भर दिया, फिल कर लिया, मतलब ढक्कन से इसको बंद कर दिया कॉर्क के कैप से। अब देखो होगा क्या, ये जो फ्लूइड है ये हाई प्रेशर पे है, हाँ अच्छा बढ़िया। अब जब ये फ्लूइड हाई प्रेशर पे है तो होने क्या वाला है कि हाई फोर्स भी लगेगा। भाई प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो जब प्रेशर हाई है तो फोर्स भी बहुत सारा लगने वाला है, मतलब कि इस पे इस तरह का फोर्स लगने वाला है, कॉर्क पे इस तरह का फोर्स लगेगा। भाई ये कॉर्क है, ऐसे अंदर का जो फ्लूइड होगा वो इसको क्या करेगा, प्रेशराइज करेगा, फोर्स लगाएगा, एक्सर्ट करेगा इस पे। अब ये यहाँ पे फिक्स है, देखो रुका हुआ है, यहाँ पे फिक्स है, इसको हमने उसका डाया इस तरह से लिया था कि एग्जैक्ट जो बॉटल की नेक है उसके बराबर हो, फिट है, फिटिंग है। कभी जब वो मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे इंटरफेरेंस फिट क्या होती है, क्लियरेंस फिट क्या होती है, ट्रांजिशन फिट क्या होती है, तो कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस फिट है मे बी, खैर चलिए उस पे बात नहीं करते अभी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस पे जैसे ही यहाँ फिक्स है ये, तो ये जब फिक्स है यहाँ पे भी एक लोड लगेगा, अब समझ पा रहे होंगे, एक लोड ये लगा, रेसिस्टेंस इधर आया, ठीक, या चलो इसको हटा दो, ये लगा और यहां से फिक्स है ये, ठीक। अब देखो ये जो कॉर्क है, ये कॉर्क अपना लेटरल डायरेक्शन में, मतलब ये जो ढक्कन है इस ये लेटरल डायरेक्शन में क्या करेगा, अंडर द एक्शन ऑफ दैट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस अपना डाया बढ़ाना चाहेगा। भाई अगर ये मटेरियल ऐसा होता तो ये क्या करता, ये अपना डाया कुछ समय बाद बढ़ा के ऐसा कर देता। अगर कोई ऐसा मटेरियल लिया जाता है जिसका पॉइजन रेशियो 0 ना होता, 0.1 0.2 कुछ होता, तो क्या होता, डाया बढ़ता 0.1 इंटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट बढ़ता, तो क्या होता कि जो बॉटल है, बॉटल का जो ग्लास है वो ब्रेक कर जाता। आप समझ पा रहे होंगे, बॉटल का ग्लास ब्रेक कर जाता। क्यों? अरे यार जब लोड ये लगेगा तो डिफॉर्मेशन इस डायरेक्शन में होगा, और डिफॉर्मेशन जब लेटरल स्ट्रेन ये आएगी तो ये क्या करेगा, इसको पुश करेगा, जब ये इसको पुश करेगा, फोर्स लगाएगा, तो बॉटल की जो नेक होती है या बॉटल जहां पे कैप लगा हुआ है वहां पे क्या होता, फट जाता, ब्रेक कर जाती है यहां से बॉटल। तो कहने का मतलब क्या है, अगर पॉइजन रेशियो म्यू इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन आएंगी ही नहीं पिक्चर में, चाहे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जितनी हो जाए लेटरल स्ट्रेन पिक्चर में आएंगी नहीं, और लेटरल स्ट्रेन जब पिक्चर में नहीं आएंगी तो यहाँ पे बॉटल जो है वो ब्रेक नहीं होगी, ये ऐसे ही काम करती रहेगी। आप समझ पा रहे हैं? तो हाई प्रेशराइज्ड फ्लूइड्स जो होते हैं उनके कैप को बनाने में कॉर्क का प्रयोग किया जाता है, और कॉर्क का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका जो
पॉइजन रेशियो है उसकी वैल्यू 0 होती है, और जब पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0 होती है तो मटेरियल में कोई लेटरल स्ट्रेन नहीं मिलता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मिलता है। समझ आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी सी बात है, जनरल नॉलेज के तौर पे भी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये तो हमें क्या करना है, वी हैव टू मेमोराइज दिस वन, ये टेबल हमें याद होनी चाहिए, और हमें ये थोड़ा सा क्वार्क वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको भी याद रख लेना है। बाकी ये सब चीजें जो है ये कॉमन है, हमने पढ़ी हुई हैं।